हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जेएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो भाई आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है फेज 30 का, ठीक है, और आपकी नई एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था उसको एडीक्यूटी के द्वारा। तो वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए आज की क्लास रहने वाली है। तो भाई प्लीज आज की क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि भाई एडीक्यूटी जो आपकी नई एजेंसी है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली है, ठीक है, किस टाइप का उसका पैटर्न रहता है। तो भाई सभी क्वेश्चंस को प्लीज आप नोट डाउन भी करते चलिएगा और भाई लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन डेली टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या डैश है। तो भाई सभी क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूं कि एसएससी फेज 30 का जो आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो कि एडीक्यूटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, तो भाई वही क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं। टोटल क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की आपके लिए हो जाती है। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है, और अपना लेवल भी चेक कीजिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं कितने मुख्य न्यायाधीश सहित स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कुल होती है 34, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है 33 स्वीकृत न्यायाधीश और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है हमारे, ये भी आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो भाई BR गवई, ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई जो है ये क्या हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। और भाई बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है भाई? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो भाई नोट डाउन आप प्लीज कर दीजिएगा। और बात करें मुख्य न्यायाधीश जी की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है 35, ठीक है, 35 वर्ष न्यूनतम आयु हो जाएगी। और बात करें मैक्सिमम या फिर रिटायरमेंट जो उनकी होती है तो वो होती है 65 पे जाके, ठीक है। 65 वर्ष की उम्र में मुख्य न्यायाधीश की क्या होते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। तो भाई ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भाई बात करें आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का जो खिताब है, तो भाई करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने आपके करंट का क्वेश्चन रखा है क्योंकि ये भी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी इससे टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको भी रखा गया है, ठीक है। तो भाई आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब जीता है हमारी भारतीय टीम ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें किसको हराकर, ठीक है, तो भाई किसको हराया गया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कितने रन से हराया है? तो भाई कुल 52 रन से हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 को जीता है, ठीक है, भारतीय टीम ने। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो भाई ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो फाइनल मैच है यह खेला गया है DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, ठीक है, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट ने चारबाग शैली के उद्यानों की शुरुआत की? तो भाई ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी फेज 30 में। तो बात कर लेते हैं किस मुगल सम्राट ने चारबाग शैली के उद्यानों की शुरुआत की है? तो भाई बाबर के द्वारा की गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय साक्ष्य संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई बात करें भारतीय साक्ष्य संहिता के बारे में, इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है? यह डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, यह दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेता है, यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के उपयोग को सीमित करता है, यह केवल दीवानी मामलों पर कानून लागू करता है। तो भाई ये भी गलत हो जाएगा आपका। और ना ही यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के उपयोग को सीमित करता है, ठीक है, और ना ही यह क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेता है। तो बात कर लेते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। यह डिजिटल साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। तो भाई अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो जैसे भाई किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, तो हमारी जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो वो क्या करेगी? तो भाई वो कैमरा या फिर फोन से अपने रिकॉर्ड करते हुए चलेगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते हुए उसको क्या कुछ भी अगर मिलेगा, उससे रिलेटेड एविडेंस कुछ भी होगा, जैसे भाई मर्डर किया गया है चाकू से, तो वहाँ पे उसको चाकू मिलेगा, ठीक है, तो वो उसको क्या है पहले रिकॉर्ड करेगी, फिर उसको उठाएंगे वो। तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो
प्रथम साक्ष्य या फिर उसका जो एविडेंस हो जाएगा कि ये सबूत हो जाएगा हमारे पास कि भाई इससे ही किया गया है, तो उसी के बारे में फिर हमें डिटेल्ड करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि डिजिटल साक्ष्य, यानी कि फिर भाई फोन रिकॉर्डिंग होगी या फिर आपकी कैमरा से रिकॉर्डिंग होगी तो उसको क्या कहेंगे, डिजिटल एविडेंस, डिजिटल साक्ष्य, उसी को प्राथमिक माना जाएगा, ठीक है। उसी के आधार पर क्या है आगे की प्रक्रिया को किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन दो देशों ने मिलकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी की? तो भाई किन दो देशों ने मिलकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हॉकी ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो भाई भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है यह किस वर्ष जीता था? तो भाई ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। और कुल 8 पदक जीते जा चुके हैं अभी तक हॉकी टीम के द्वारा, ठीक है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय उपग्रह कृषि, वानिकी और तटीय संसाधनों की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन चित्र प्रदान करता है? तो भाई ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी फेज 30, ठीक है। तो कौन सा भारतीय उपग्रह है जो कृषि, वानिकी और तटीय संसाधनों की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन चित्र प्रदान करता है? कार्टोसैट 3, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कार्टोसैट 3 हमारा भारतीय उपग्रह है जो कि निगरानी के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने कुल कितनी बार आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी की है? तो भाई भारत ने कुल 4 बार आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी की है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। और अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रथम बार की थी 1978 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। 1978, उसके बाद की 1997, उसके बाद भी 2013 और फिर अभी की है 2025 में, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। 4 बार कुल मेजबानी की गई है आईसीसी महिला विश्व कप की भारत के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई बात करें जीनोम इंडिया परियोजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की आनुवांशिक विविधता का नक्शा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो आनुवांशिक विविधता है तो भाई उसका एक नक्शा प्रदान किया जाता है, उसका एक मैप तैयार किया जाता है जीनोम इंडिया परियोजना के द्वारा। तो भाई ये परियोजना वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो भाई मैं बता दूं आपको कि परियोजना की क्लास हमने एक अलग से बनाई हुई है, ठीक है। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने वो क्लास ली है, तो आप प्लीज़ उसको जाकर के देख लीजिएगा। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम जो चलाई गई है, ठीक है, उन सभी को मैंने उसमें कवर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ आप उसको चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपका एसएससी फेज 30 आपकी एडीक्यूटी एजेंसी के द्वारा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है भाई, प्लीज़ देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सा मंदिर है जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, ठीक है। तो भाई कौन सा हो जाएगा, बृहदेश्वर, सूर्य कोणार्क, खजुराहो मंदिर या फिर मीनाक्षी मंदिर? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खजुराहो मंदिर, जो कि क्या है, कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध और यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो भाई कहाँ पर है, खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है और इसे क्रेटर झील माना जाता है? तो भाई बात करें कौन सी झील है जो उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है और इसको क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो भैया यह उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं भाई वुलर झील की, तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा, मैंने यहाँ पे स्टेट भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, वेम्बनाड झील केरल और भाई कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील आपने देख ली है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं वुलर झील की, तो भाई वुलर झील जो है भारत की ताजे पानी की झील है, ये भी पूछा जाता है। और भाई बात कर लेते हैं वेम्बनाड झील जो केरल में स्थित है, यह सबसे लंबी झील है भारत की। और बात कर लेते हैं कोल्लेरू झील, तो भाई यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है? तो भाई भारत में जनगणना प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित की जाती है? तो भाई प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा क्वाड देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भाई कौन सा क्वाड देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भाई कौन से क्वाड देश का जो है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपका एसएससी फेज 30 में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको इसका मीनिंग थोड़ा सा बता दूं। क्वाड जो है यह क्या है? यह है 4 देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं भाई? जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चारों ही देश आते हैं क्वाड देशों में। ठीक है, तो कुल 4 देश आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और बात करें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इनमें से किसका है? तो भाई भारत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, दुनिया में। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भाई ये पूछा गया आपसे, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवा भी दिया है और इनमें से काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप प्लीज जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं प्लीज जाकर के देख लीजिएगा उनको, क्योंकि काफी हेल्प आपको वहां से मिलने वाली है। ठीक है, तो भाई बात करें भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, कितना है ये भी पूछा जा सकता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भाई आप देख लीजिएगा कितना कम है। और अभी आप इसको आइडिया नहीं लगा पाएंगे, अभी आप इसको आइडिया लगाएंगे जब मैं आपको बताऊं कि भारत में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार राज्य में है। ठीक है, बिहार राज्य में है। और कितना है? तो भाई प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने? 1102 व्यक्ति। तो आप देखिएगा कितना ज्यादा है। ठीक है, बिहार में जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुल 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो भाई कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 और भाई बिहार में 1102। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीयों को पहली बार सीमित स्वशासन प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भाई बात करें भारतीयों को पहली बार जो है सीमित स्वशासन प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो भाई ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर जल चक्र को संचालित करने वाले ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भाई ये देखिएगा क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल चक्र को संचालित करने वाला जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का, तो भाई वह क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको आप समझिए जैसे कोई तालाब है जल का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या इसका प्राथमिक स्रोत होगा जो जल चक्र को संचालित करेगा? तो भाई सूर्य का जो ताप पड़ेगा उस पर। ठीक है, आपकी वजह से क्या होगा भाई, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, फिर संघनन होगा और 2-4 प्रक्रियाएं होकर के फिर वो आपको वर्षा के रूप में मिलती है। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत जो होता है वह होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो भाई भारत में जो रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय दिया जाता है तो यह दिया जाता है थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कितनी व्यवस्था थी? या 3 व्यवस्था थी कुल, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, भारत में जो चलाई गई थी 3 प्रकार की व्यवस्था शुरू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू की गई, रेतवाड़ी व्यवस्था जो कि थॉमस मुनरो हमने अभी देखा, और भाई एक थी महलवाड़ी व्यवस्था जो कि हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भाई बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा और सशस्त्र बल, भाई ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते चलेगा। विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। और बात कर लेते हैं पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। तो भाई हर राज्य की अपनी अलग पुलिस होती है। ठीक है, तो ये और सार्वजनिक व्यवस्थाएं मतलब वहां पर उनके द्वारा ही अलग अलग टाइप से कानून लागू होते हैं। जैसे भाई उत्तराखंड में कुछ अलग कानून है, उत्तर प्रदेश में भाई थोड़े अलग हैं। ठीक है, वो उनके स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं और क्या है, अलग अलग ही वहाँ की प्रशासन व्यवस्था होती है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था। तो ये क्या है, राज्य सूची का मामला हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल स्वरों को डैश कहा जाता है? तो भाई भारत में शास्त्रीय संगीत में जो मूल स्वर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो भाई उनको कहा जाता है स्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? तो भाई संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार चुना गया है, यह किसे चुना गया था? यह चुना गया था BN राय। ठीक है, BN राय को चुना गया। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और भारतीय संविधान के जनक की बात करें तो भाई भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक या फिर पिता कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और BN राय क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लेखक को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया? तो भाई ये क्वेश्चन तो हम पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, कितनी बार हमने इसको कवर किया है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुक को भी हमने आपके इसके लिए बताया है और पुरस्कार भी बताया है। तो भाई प्लीज़ आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, जितने भी मैंने करवा दिए हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई किसको दिया गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था अरुंधति राय को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास है, ये किसका है? अरुंधति राय का है, और इनके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की डेली नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।